हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आरओ जो पाठ्य पुस्तक है हमारी कक्षा 11वीं के लिए हिंदी की। इसी पुस्तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके दो दो अंक के प्रश्नों को तैयार किया था। जैसा कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे गद्य भाग में 8 पाठ है और पद्य भाग में भी 8 पाठ है और ये काव्य खंड है और ये गद्य खंड है। तो अभी तक हम लोगों ने दो दो अंक के जो लघु उत्तरीय प्रश्न वो तैयार किए थे। अब हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वन लाइनर होते हैं एक एक पंक्ति वाले, उनको तैयार कर रहे हैं। और वही प्रश्न होंगे ये जो कि परीक्षा में पूछे जाएंगे अनर्गल, इसमें एक भी प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह बोलना चाहूँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो एक बार वीडियो को जो अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, पूरा देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको कहीं भी हिंदी विषय में, चाहे प्रतियोगी परीक्षा में हो, चाहे 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकों में कहीं भी समस्या हो, किसी भी व्याकरण के बिंदु पर कहीं पर भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन भी लगा सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए चलते हम लोग। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पाठ है कि नमक का दरोगा, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद एक उपन्यासकार है, कहानीकार है, और इनके कई सारे उपन्यास और कई सारी इनकी कहानियाँ हैं। तो इसी कहानी में एक है नमक का दरोगा, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले नमक का दरोगा पार्ट है कि प्रश्न करते हैं शुरू हम लोग इसके एक एक को। तो पहला प्रश्न है हमारा 1 नंबर का, वो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। दूसरा है, कहानी के अंत में किसकी विजय होती है। तो कहानी के अंत में धर्म की, सत्य की, है ना, धर्म की या सत्य की विजय होती है। पंडित आलोपीदीन कहाँ के जमींदार थे। तो पंडित आलोपीदीन जो है वो कहाँ के जमींदार थे। तो वो दातागंज के जमींदार थे, एक नगर था दातागंज नाम से, वहाँ के जमींदार थे। प्रश्न नंबर 14, मुंशी बंसीधर को किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो जो मुंशी बंसीधर है उनको कौन से पद पर नियुक्त किया गया था। तो नमक विभाग के दरोगा के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 5वां है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। रिक्त स्थान में आ सकता है, कई बार आया भी है। तो दुनिया की जीप अर्थात व्यापार में भ्रष्टाचार जागता था। प्रश्न नंबर 6 है, आलोपीदीन ने बंसीधर को कितनी रिश्वत देने की पेशकश की है ना। जो पंडित आलोपीदीन थे उन्होंने बंसीधर को कितनी रिश्वत देने की पेशकश की है। तो पंडित आलोपीदीन ने 40,000 रुपये से शुरुआत की थी। शुरुआत 1,000 से की थी, 1,000 रुपये से बाद में 40,000 तक पहुंची। तो अंत तक 40,000 रुपये की। वैसे तो रिश्वत 1,000 से शुरू हुई थी और 40,000 रुपये तक रिश्वत उन्हें वो देने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद फिर 7वां प्रश्न है, आलोपीदीन ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का क्या, जायदाद जो थी उसका क्या नियुक्त किया था, क्या बनाया था सारी जायदाद का। तो स्थायी मैनेजर जो है, स्थायी मैनेजर बनाया था। प्रश्न नंबर 8वां, बंसीधर के पिता का स्वभाव कैसा था। तो लालची भी थे और अनुभवी थे। क्या थे? लालची और अनुभवी। प्रश्न नंबर 9 है, नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की यथार्थवाद का उदाहरण है। तो नमक का दरोगा कहानी जो है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। नमक का दरोगा कहानी किस प्रकार की यथार्थवाद का उदाहरण है। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 10वां है, पंडित आलोपीदीन बंसीधर के घर किस लिए आए थे, है ना। पंडित आलोपीदीन जो बंसीधर के घर गए थे, क्या लेने गए थे। तो नौकरी का प्रस्ताव देने। क्या लेने गए थे? नौकरी का प्रस्ताव देने, अर्थात अपनी पूरी जायदाद के लिए स्थायी मैनेजर बनाने गए थे। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 11वां है, किस ईश्वर प्रदत्त
वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था, है ना। तो इसका उत्तर है नमक का। नमक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और उसका व्यवहार करना है ना, उसको उपयोग में लाना भी निषिद्ध हो गया था। किनके पो 12 थे? पो 12 है ना, मजे किसके थे? तो अधिकारियों के पो 12 थे। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर 13वां है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? तो नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए बड़े बड़े वकील भी ललचाते थे। कौन ललचाते थे? जो वकील थे वो भी दरोगा के पद के लिए ललचाते थे। इसके बाद है अगला है प्रश्न नंबर 14, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो नमक की कालाबाजारी कौन कर रहे थे? पंडित अलोपीदीन। जो अलोपीदीन थे वो नमक की कालाबाजारी कर रहे थे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, किसका लाखों का लेन देन था? लाखों का लेन देन किसका था? तो पंडित अलोपीदीन जो थे, ये पंडित अलोपीदीन है इनका नाम है, तो उनका ही लाखों का लेन देन था। ये पूरी कहानी पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही रुचिकर कहानी है और मुंशी प्रेमचंद की जो रुचिकर कहानियों में से एक कहानी है ये, तो इसमें बहुत मजा आएगा यदि आप पढ़ेंगे पूरी तो। प्रश्न नंबर 16, अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? अलोपीदीन जो है, अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? तो रिश्वत के बल पर, है ना। अलोपीदीन जो है दरोगा को रिश्वत के बल पर खरीदने का विश्वास था। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 17वां है, न्याय और नीति। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, है ना। ये कथन है, ये किसका कथन है? कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये कौन कहता है, किसकी बात है ये? तो ये कथन भी जो पंडित अलोपीदीन है, ये उनका कथन है। क्या कथन है उनका? कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। ये कथन किसका है? पंडित अलोपीदीन का या अलोपीदीन का। प्रश्न नंबर 18वां, अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? अलोपीदीन ने ऐसा क्या देखा कि वो मूर्छित हुए और मूर्छित होकर गिर पड़े? तो उत्तर है हथकड़ियां। जैसे उन्होंने हथकड़ियों को देखा और वो मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। 19वां प्रश्न है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका? क्योंकि 40,000 तक रिश्वत की सीमा बन गई थी, तो उन्होंने कहा था, पंडित जो अलोपीदीन ने बंशीधर से, एक भाई मैं 40,000 से अब ज़्यादा नहीं दे सकता। तो बंशीधर कहते हैं कि 40,000 नहीं दिया, अब 40 लाख भी देंगे तो भी मैं अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगूंगा। जो मुझे कर्तव्य मिला है, दायित्व मिला है, वो मैं पूरी तरह से उसको निभाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने रिश्वत को अस्वीकार किया। किसने? बंशीधर ने। तो ये कथन किसका है? बंशीधर का। और 40,000 कौन देने के लिए तैयार हुए थे रिश्वत की? पंडित अलोपीदीन। ठीक है। इसके बाद है, बंशीधर के पिता किसकी आगवानी के लिए दौड़े? अब जो अलोपीदीन है, बंशीधर के पिताजी जो है वो किसकी आगवानी के लिए दौड़े, है ना। तो किसकी आगवानी के लिए दौड़े बंशीधर के पिताजी? जो पंडित जी थे उनके घर आए थे अलोपीदीन जी, अलोपीदीन की आगवानी के लिए वो दौड़े। इसके बाद अगला है कि अंग्रेज अफसर जो है अलोपीदीन जो थे, पंडित अलोपीदीन के इलाके में क्यों आते थे? क्या कारण था ऐसा जो उनके इलाके में आते थे? तो उनके इलाके में शिकार खेलने वो आते थे। शिकार खेलने का शौक था पंडित जो अंग्रेज अफसर थे, तो उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। प्रश्न नंबर 22वां है, पंडित अलोपीदीन के इष्ट देवी का नाम लिखिए। जो पंडित अलोपीदीन हैं उनकी इष्ट देवी कौन है? तो उनकी इष्ट देवी जो है वो कौन है? लक्ष्मी जी, है ना। लक्ष्मी जी उनकी इष्ट देवी है और उन्हें पूरा विश्वास था उनको कि भाई लक्ष्मी जी मतलब पैसों से मतलब है यहाँ पर। इसके बाद फिर नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। ये पूरी घटना एक तट पर हुई, एक नदी के तट पर जो गाड़ियां पकड़ाई थी नमक की, तो वो थी यमुना के तट पर। ठीक है, यमुना नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 24वां है, नदी के पुल पर किसकी गाड़ियां थी? वो किसकी गाड़ियां थी? गाड़ियां तो बहुत सारी थी लेकिन वो अलोपीदीन है ना, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां थी। प्रश्न नंबर 25वां है बच्चों, नमक का दरोगा पाठ के अंत में किसकी विजय किस पर बताई गई?
मतलब किसकी विजय हुई और किस पर हुई वो, है ना। तो नमक का दरोगा पाठ के अंत में धन पर धर्म की विजय बताई गई। धन पर विजय हुई, लेकिन किसकी विजय हुई? धर्म की विजय हुई। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 26वां है, ये अंतिम प्रश्न है। बंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को क्या कहा है? तो बंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो वेतन है वो तो पूर्णमासी का चांद होता है, वो एक दिन घटते घटते खत्म हो जाएगा, और जो रिश्वत होती है वो बहता हुआ झरना है। तो कभी आपसे पूछे कि बहता हुआ जो स्रोत है या बहता हुआ जो झरना है वो किसको बताया? तो बहता हुआ स्रोत जो है, बहता हुआ झरना रिश्वत को बताया, और पूर्णमासी का जो चंद्रमा है वो मासिक जो महीने का जो पैसा मिलता है, मासिक जो वेतन प्राप्त होती है, तो इसको उन्होंने पूर्णमासी का चंद्रमा बताया है। और ये हम लोग थोड़ा सा पुस्तक पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय ना रिश्वत को उन्होंने क्या बताया? बहता हुआ स्रोत बताया, ना झरना बताया, बहता हुआ स्रोत बताया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऊपरी आय को क्या बताया? बहता हुआ स्रोत या झरना उन्होंने बताया है। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हमने जो प्रेमचंद जी है, मुंशी प्रेमचंद, उनके पाठ नमक का दरोगा को तैयार किया है। और नमक का दरोगा पाठ जो है इसके वस्तुनिष्ठ को तैयार किया है, और इसके 2-2 अंक के मैं पहले तैयार करा चुका हूँ। कभी आपकी 2-2 रचनाएं आती है तो आप 2 रचनाएं भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं, है ना। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो सारे मैंने दे दिए। अब हम लोग अगले पाठ की ओर चलेंगे इसी वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला में, और इसी श्रृंखला में हमारा अगला पाठ है कृष्णाशोक्ति का मियां नसरुद्दीन। उसको हम देखते हैं, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो आप सभी दोस्तों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।